हेलो चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे ईएमएफ के बारे में बताए हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताए हैं, सबों के आपस में रिलेशन के बारे में बताए हैं। ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में बताए हैं। आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं, इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं, खास करके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.1। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। एक बैटरी, कार का बैटरी है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ईएमएफ, इसका ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इससे कितना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, इससे कितना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। आई का वैल्यू निकालिए। क्या कहेंगे? ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है, जैसा कि आपको क्वेश्चन, ये तो इंटरनल, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू आर। तो आप जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, आई का वैल्यू क्या होता है? ईएमएफ बाई आर प्लस आर, जहां ई का वैल्यू ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट, आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू आपको। तो कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो फॉर मैक्सिमम करंट क्या होगा? तो मैक्सिमम करंट कब होता है? फॉर मैक्सिमम करंट, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होना चाहिए। R should be 0 for maximum current. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R should be 0, R का वैल्यू हो गया 0। तो यही जो करंट है, I मैक्स का वैल्यू हो गया E बाई कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो गया तो E बाई R हो गया। ईएमएफ का वैल्यू कितना है? 12 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4, मतलब 12 बाई 4 बाई 10, 12 इंटू 10 बाई 4, 30 एम्पियर हो गया। तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा? 30 एम्पियर। अब इसी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है 3.2। ये क्या कहता है? कहता है ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। क्या कहता है? एक बैटरी है, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, इसका ईएमएफ का वैल्यू है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। आर का वैल्यू है 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर
इसको एक रजिस्टर से कनेक्शन कर दिया गया है। रजिस्टर से कनेक्शन कर दिया गया, यहां एक की भी हम दे दिए, की दे दिए। इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर इफ करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, आई का वैल्यू क्या है, 0.5 एम्पियर है। करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। तो कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। यह जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालिए, आर का वैल्यू निकालिए। और क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ये जो बैटरी है इसका टर्मिनल वोल्टेज भी का वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। की को क्लोज कर दिया गया, सर्किट को क्लोज कर दिया गया, तो ये करंट जब 0.5 एम्पियर है तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालिए और टर्मिनल वोल्टेज भी का वैल्यू निकालिए। क्या कहते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। करंट का वैल्यू होता है, क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, या आई का वैल्यू होता है टोटल ईएमएफ हो गया ई और टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर। हमको क्या वैल्यू निकालना है, ये हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। जो रजिस्टर जो जोड़े हैं उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जरा देख ले ये आर का वैल्यू कैसे निकलेगा। हो जाएगा आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई, या आई आर इक्वल टू हो गया ई माइनस आई आर, या आर का वैल्यू हो गया ई माइनस आई आर बाई आई। ईएमएफ का वैल्यू भर दीजिए, कितना है 10 वोल्ट, माइनस करंट कितना हो रहा है 0.5 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम डिवाइडेड बाय आई, करंट का वैल्यू 0.5, ये हो गया 10 माइनस 1.5 बाई 0.5, ये हो गया 8.5 डिवाइडेड बाय 0.5। डिसिमल हटा दीजिए, हो गया 17 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 17 ओम, आंसर हो गया। जो क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ये जो आप रजिस्टर जो रहे हैं उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया हमारा 17 ओम हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज रहता है तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू आप जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो लिख दीजिए, when the circuit is closed, when the circuit is closed, then what is the terminal voltage of the battery? Terminal voltage V का वैल्यू होता है I इंटू आर। सर्किट क्लोज रहता है तो इसके बाहर में यहां से लेकर के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो बाहर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज।
मतलब V इक्वल टू हो गया IR। तो करंट का वैल्यू तो दिया हुआ है 0.5 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अभी हमको आया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 17, तो ये हो गया 8.5 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू हमारा आ गया 8.5 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज हो गया 8.5 वोल्ट हो गया। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3.2 हो गया। अब एक और क्वेश्चन आइए जरा, इसमें और कुछ क्वेश्चन आइए। इसमें तो हो ही गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, फिर टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, ईएमएफ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.11। 3.11 में क्या कहता है, एक स्टोरेज बैटरी है, एक स्टोरेज बैटरी है, एक स्टोरेज बैटरी है, इसका ईएमएफ है 8 वोल्ट। ईएमएफ है 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। इज बीइंग चार्ज्ड, मार्केबल बातें है, ये चार्जिंग किया जा रहा है बाय ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। एक दूसरे बैटरी से इसको चार्जिंग किया जा रहा है। इसको हम लोग बैटरी चार्जर भी कह सकते हैं, बैटरी चार्जर कह सकते हैं। ये है बैटरी चार्जर। इसको हम लोग स्मॉल ई मान ले। इज बीइंग चार्ज बाय ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई है, एक बैटरी चार्जर है, यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर। इसके साथ एक रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है। इसका ईएमएफ कितना है, इसको कैपिटल ई मान लेते हैं, 120 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 15.5 ओम। देखो की लगा दीजिए। फिर से देख लीजिए, ये स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इज बीइंग चार्ज, इसको चार्जिंग करना है। तो चार्जिंग करना है बाय ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर। तो पहले हम लोग जरा देखें कि चार्जिंग ऑफ ए सेल में होता क्या है। एक्चुअली एक समझने वाली बात यह है, चार्जिंग ऑफ ए सेल होता क्या है। चार्जिंग ऑफ सेल में होता क्या है। A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt। एक बैटरी चार्जर से इसको कनेक्शन कर दिया गया है। सप्लाई यूजिंग ए सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है 15.5 ओम का। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के पीरियड में इसका टर्मिनल वोल्टेज मतलब V का वैल्यू हमको निकालना है। और कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट।
चार्जिंग के क्रम में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम लोग ये जोड़े हैं, इसका क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट? चार्जिंग के क्रम में एक एक्सटर्नल जो रजिस्टर हम जोड़े हैं सीरीज में, इसका क्या पर्पस है? पहला बात तो ये समझिए कि ये चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब क्या होता है। तो चार्जिंग ऑफ सेल में पहला बात तो यह है कि बैटरी का चार्जर और जो बैटरी है दोनों का पॉजिटिव एक पॉइंट पर होता है, सेम होता है। मतलब पहला बात तो यह है कि पहला बात यह हो गया पहला पॉइंट यह है कि पॉजिटिव ऑफ a storage battery is connected with positive of बैटरी चार्जर। दोनों का पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ होता है। चार्जिंग के क्रम में जब चार्जिंग कर रहे होते हैं तब जो बैटरी का चार्ज किया जा रहा है उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जिससे चार्ज कर रहे हैं, जिस बैटरी चार्जर से आप चार्ज कर रहे हैं, दोनों का पॉजिटिव एक तरफ और दोनों का नेगेटिव एक तरफ होता है। पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड में होता है और नेगेटिव टर्मिनल सेल का और बैटरी चार्जर का दोनों एक साथ होता है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो एक चीज और, नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है V माइनस ई, या इसको कह सकते हैं ई माइनस ई हो गया। नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई माइनस ई हो गया। नेट पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस ई हो गया, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव एक तरफ है। यदि पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तब दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चूंकि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव है तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस या इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस इसको कह सकते हैं ई माइनस ई, मतलब दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां होता क्या है कि यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो ये पॉइंट हो गया, तो नाउ यह जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस ई का वैल्यू, ये दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा, लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल लॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल लॉस्ट के बराबर हो जाएगा, या इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग लॉस्ट वोल्टेज भी कहते हैं, लॉस्ट वोल्ट कहते हैं। मतलब ई माइनस ई का वैल्यू हो जाता है आई इंटू आर। ई माइनस ई का वैल्यू हो जाएगा ई माइनस आर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज ये होता है कि इस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल बोर्ड पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के से बड़ा होता है। मतलब ये जो सेल का ईएमएफ कितना है, 8 वोल्ट है, तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट से ज्यादा होता है।
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब V का वैल्यू उसके ईएमएफ से भाग जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। तो जब सेल चार्ज हो रहा है तो पहला बात तो यह है कि जिस सेल का आप चार्ज कर रहे हैं उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जो बैटरी स्टोरेज जिसके द्वारा चार्ज कर रहे हैं दोनों का पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव दोनों का एक तरफ। पॉजिटिव से कनेक्शन रहता है, नेगेटिव का कनेक्शन नेगेटिव से रहता है। पॉजिटिव ऑफ स्टोरेज बैटरी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ बैटरी चार्जर। तो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस इसका कैपिटल ई माने है, इसका स्मॉल ई माने है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई माइनस ई। तो ई माइनस ई इक्वल टू ए। इससे रेजिस्टेंस तो सिर्फ खाली इसमें क्या है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ आर है, तो ये लॉस्ट वोल्ट के बराबर हो जाएगा। उस समय लॉस्ट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ई माइनस ई इक्वल टू आई आर के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहां जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ईएमएफ ऑफ सेल से बड़ा होता है। ये तो हो गए। अब जरा इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें। ये चार्जिंग ऑफ सेल को के बारे में बता दी। अब जरा इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, स्टोरेज बैटरी ईएमएफ 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना इज बीइंग चार्ज बाय इतना, डीसी सप्लाई यूजिंग सीरीज रेजिस्टर इतना। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू निकालना है। टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले करंट का वैल्यू निकालना होगा। अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो होगा, अमाउंट ऑफ करंट का वैल्यू हो जाएगा आई टोटल ईएमएफ, या इसको हम लोग कह सकते हैं इफेक्टिव ईएमएफ, कहिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इफेक्टिव ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव ईएमएफ क्या है, दोनों चूंकि पॉजिटिव एक साइड जुड़ा हुआ है तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ई माइनस ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ एक और हम रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं, आर प्लस आर। तो आई का वैल्यू हो जाएगा कितना, ईएमएफ का वैल्यू बैटरी चार्जर का हो गया 120 माइनस जो बैटरी चार्ज कर रहे हैं उसका ईएमएफ है 8 रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 15.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। ये हो गया 112/16। 112/16। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 एम्पियर। 7 एम्पियर हो गया। अमाउंट ऑफ करंट इससे कितना फ्लो हो रहा है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 7 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। हमको क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। बैटरी चार्जिंग के पीरियड में जिस समय चार्ज हो रहा है उस समय टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। Now
टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा V इक्वल टू करेंट यहां टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा E प्लस IR। E मीन्स DC, क्योंकि अभी बताए थे चार्जिंग के पीरियड में होता क्या है, अभी बताए थे चार्जिंग के केस में कि टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू बैटरी के सेल के ईएमएफ से ज्यादा होता है। तो नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू सेल के ईएमएफ से कम होता है, E माइनस IR करते हैं। लेकिन नाउ टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग के पीरियड में, जिस समय बैटरी चार्ज हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग के केस में चूंकि टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू ईएमएफ से, सेल के ईएमएफ से ज्यादा होता है, तो E प्लस IR हो गया। E का वैल्यू कितना है 8, करंट का वैल्यू हो गया 7 और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 0.5, तो ए हो गया 8 प्लस 3.5 मतलब 11.5 वोल्ट। जिस समय चार्जिंग हो रहा है, सेल का चार्जिंग होता है, उस समय टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू उस सेल के ईएमएफ से ज्यादा होता है। तो उस सेल का ईएमएफ तो ऐसे है 8 वोल्ट ही, तो टर्मिनल वोल्टेज लॉस्ट ऑफ वोल्ट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप उसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 प्लस 3.5 11.5 वोल्ट हो गया। अब इसमें एक और है पॉइंट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। जब ये चार्ज हो रहा है, जब चार्ज के पीरियड में कहता है कि यह एक एक्सटर्नल सर्किट, इस सीरीज में हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों जोड़ देते हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसलिए जोड़ते हैं कि यदि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कहता है कि करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग विदाउट current without सीरीज रजिस्टर। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, E माइनस E बाई, यदि हम रेजिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे तो E माइनस E बाई R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 8, R हो गया 0.5, तो 120 बाई 0.5 मतलब 240 एम्पियर हो जाएगा, विच इज वेरी हाई, वेरी हाई। यदि हम सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। जिस समय चार्ज हो रहा है उस समय यदि सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे
देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। (120 - 8) कितना हो जाएगा? 112 बाई 0.5। ये वैल्यू हो गया कितना? ये वैल्यू हो जाएगा 224 एम्पियर। देखिए, यदि हम कोई रजिस्टर नहीं जोड़े, विदाउट सीरीज रजिस्टर, यदि ये रजिस्टर का वैल्यू नहीं रहता, सीरीज में कोई रजिस्टर का वैल्यू नहीं रहता, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 224 एम्पियर, जो कि बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। और यदि रजिस्टर रहेगा सीरीज में, तब करंट का वैल्यू कितना था? 7 एम्पियर, जो कम है, होना चाहिए, प्रैक्टिकली है। तो ये जो हाई करंट हो गया, वेरी हाई करंट हो गया, इस वेरी हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीरीज में जोड़ना जरूरी है। यदि सीरीज में ये नहीं जोड़ेंगे तो हाई करंट हो जाएगा, और हाई करंट होने से ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सर्किट को डैमेज कर सकता है। तो कह सकते हैं, हेंस टू कंट्रोल very high current, we use a resistor in series। यही हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीरीज में एक रजिस्टर जोड़ देते हैं। रजिस्टर जोड़ देने से, ये रजिस्टर जोड़ देने से करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, और करंट का वैल्यू कम हो जाएगा तो पूरा सर्किट हमारा सुरक्षित रहेगा। तो ठीक है, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, आपको खुद बनाना है। यदि आप बनाइए, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नहीं बने तो आप क्वेश्चन जो भी हो, जो सिस्टम है, आप फोन से चाहे व्हाट्सएप से, जैसे कर करके आप प्रॉब्लम पूछिए। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे, ये जो सेल अभी हम लोग ये देख रहे हैं, जो ईएमएफ देख रहे हैं, ईएमएफ का जो सेल का जो ईएमएफ है, इस सेल का ईएमएफ का हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत सारा सेल दिया हुआ है, तो बहुत सारे सेल को हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे। जिस तरह रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, थैंक यू।